after a short break and a heavy lunch. So welcome again. So don't waste the time. We start from the third team, that is Chandrasekhara. So I request to speaker, please take the place and start the procedure, please. Thank you. Honorable members, I cordially welcome you all to the monsoon session of the Youth Parliament 2024. Hope this session would be very fruitful and informative one as we sit here together and deliberate on the important matters concerning the nation. Today's first business is oath taking. Secretary General, please take the oath. श्रीमती अंजलि चौहान जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है शपथ ग्रहण करेंगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं अंजलि चौहान जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। श्रीमान संकेत मोकासे जो महाराष्ट्र के सातारा जिले से निर्वाचित हुए हैं शपथ ग्रहण करेंगे। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मी संकेत मोकासे देवाला साक्षी ठेवून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारताच्या संविधानावर श्रद्धा ठेवेल, देशाची सत्ता व एकता राखेल आणि ज्या पदाचा मी स्वीकार करणार आहे त्याच्या कर्तव्याचे निष्ठेने पालन करेन। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। Ms. Sachika Deshmukh, who is elected from the Wayanad constituency of Kerala, would take the oath. Ma'am, would you like to take oath of affirmation?
In which language do you like to take the oath? I, Sachika Deshmukh, have been elected a member of Youth Parliament to affirm in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम 2 माह के पश्चात मिल रहे हैं, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन को इस बात से अवगत कराऊं कि भारतीय उद्योग जगत की महान हस्ती, भारतीय उद्योग जगत के पितामह रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से कारोबारी से लेकर मनोरंजन, राजनीति तथा खेल जगत तक शोक पसर गया है। रतन टाटा जी का निधन एक युग का निधन है। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, रतन टाटा जी का निधन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने जिस प्रकार टाटा परिवार को नए शिखर तक पहुंचाया, उसका कोई सानी नहीं है। रतन टाटा जी ने हमेशा ही लोगों को प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा देश के विकास में जो योगदान दिया गया है, उसके लिए यह देश उस महान कोहिनूर हीरे को हमेशा याद रखेगा। महोदय, रतन टाटा जी की स्मृति, उनकी संस्कृति और इनकी समृद्धि हमेशा ही आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उनके साथ कई मौक़ों पर बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे एक उद्योगपति के साथ ही एक परोपकारी व्यक्ति भी थे। आज मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके परिवार, दोस्तों एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम भारत के महान देशभक्त आदरणीय रतन टाटा जी के निधन का समाचार सुनकर देश भर में सन्नाटा छाया है। रतन टाटा जी ने देश के विकास में जो योगदान दिया है, वह कोई भूल नहीं सकता। आज सच मात्रा में देश का कोहिनूर चला गया है। रतन टाटा जी ने न केवल उद्योग बल्कि देश के शिक्षा क्षेत्र में तथा लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करने में जो अनमोल योगदान दिया, इसके लिए भारत की जनता उन्हें सदैव याद रखेगी। भारत का हर नागरिक 4 पहिया वाहन में यात्रा कर सके, इसके लिए उन्होंने एक लखटकिया नैनो कार बनाई। इससे हमें यह पता चलता है कि वह एक संवेदनशील व्यक्ति थे। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं स्वयं तथा अपने दल की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। House may stand in a silence for a while as a mark of respect to the departed soul. Secretary General, please convey a condolence message to the bereaved family. Now, the second business in our list is introduction of new ministers. Honorable Prime Minister, please. अध्यक्ष महोदय, आपसे
और आपके माध्यम से मैं सदन में अपने साथियों का परिचय कराती हूँ। श्री रुद्राक्ष काळे, गृह मंत्री। श्री केशव शर्मा, रक्षा मंत्री। कुमारी साचिका देशमुख, विदेश मंत्री। कुमारी सानवी होळंबे, कानून मंत्री। कुमारी अंशिका शिवाज, शिक्षा मंत्री। श्री पवन जाधव, कृषि मंत्री। धन्यवाद महोदय। Now, question hour starts. Question number 101. Miss Netra, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि नीट जैसी परीक्षा के पेपर परीक्षा के पहले ही, जी हाँ महोदया, परीक्षा के पहले ही लीक हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन छात्रों ने पेपर्स खरीदे हैं, क्या सरकार ने उनका प्रवेश रद्द किया है? और जिस कारण पेपर लीक हुआ है, क्या उसकी छानबीन हुई है? और अगर हुई है तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है? कृपया सदन को सच्चाई से अवगत कराएं। Yes, Education Minister, please. अध्यक्ष महोदय जी, अभी जो सवाल सम्मानित सांसद नेत्रा जी ने पूछा है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नीट जैसी परीक्षा में जो कुछ हुआ वह निसंदेह निंदनीय है। अध्यक्ष महोदया, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अब तक 33 जगहों पर तलाशी ली गई है और 36 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं सीबीआई सूत्रों के अनुसार नीट यूजी 2024 के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना एक सुनियोजित गिरोह का काम नहीं है। साथ ही पेपर लीक का दायरा बड़ा नहीं है, अतः पूरी परीक्षा रद्द करने का सवाल ही नहीं है। अंततः हम ये यकीन दिलाते हैं कि दोषी को पकड़ा जाएगा तथा उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का हम प्रयास करेंगे। Now, supplementary question number 1. Miss Trupti More. Speaker Madam, there is a serious problem in the Indian examination system, not just with NEET but all other major examinations. Noting that millions of students are concerned, they claim that if you are rich and if you have money, you can buy the whole Indian examination system. Is it really true, madam? Madam, considering the future of the students, has the government thought of any solution to prevent it from happening? Thank you. Yes, Education Minister, please. Madam, I would like to tell that instructions have been given to the NTA, means National Testing Agency, in this regard to ensure that this does not happen again in future. Question number 102. Miss Payal Shinde. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय खेल मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी अभी पेरिस शहर में ओलंपिक खेल हुए, जिसमें विश्व के छोटे छोटे देशों ने भी कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए, किंतु 144 करोड़ देशवासियों का यह देश एक गोल्ड मेडल के लिए तरसता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण तथा साधन नहीं दे पा रही है? धन्यवाद। Yes, Sports Minister, please. अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को भरोसा देना चाहती हूँ कि बीते 3 सालों से हम निरंतर अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं तथा दुनिया के उन्नत साधन मुहैया करा दिए, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे 6 खिलाड़ियों ने 5 ब्रॉन्ज तथा 1 सिल्वर पदक प्राप्त किए हैं। अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे खिलाड़ी गोल्ड भी जीतेंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने ओलंपिक विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा बधाई देती हूँ। Question number 103. Miss Trupti Fulke. अध्यक्ष महोदया, आपके द्वारा मैं पर्यटन मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि पोरबंदर
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मस्थली एक वैश्विक विरासत है। यहाँ दुनिया भर के सैलानी भ्रमण के लिए आते रहते हैं, मगर उस तुलना में हम उनको सुविधा दे नहीं पाते। पोरबंदर हो या सोमनाथ, इनके चारों ओर अतिक्रमण और तंग गलियां नजर आती है। अध्यक्ष महोदया, क्या भविष्य को देखकर पर्यटन मंत्री जी के पास कोई प्लान है? कृपया सदन को अवगत कराएं। Yes, tourist minister please. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत अपनी विरासत के लिए पूरे विश्व में विख्यात राष्ट्र है। इसी विरासत के दो महत्वपूर्ण अंग द्वारका नगरी एवं सोमनाथ मंदिर भी है। धरा का श्रृंगार करती हमारी ये विरासत शायद ही विश्व में कहीं देखने मिल जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा विश्व विरासत स्थलों के रक्षण एवं उनके विकास हेतु हमेशा गतिशीलता दिखाई गई है। उदाहरण स्वरूप आप पोरबंदर को भी देख सकती है। जी हाँ, हम मानते हैं कि यहाँ अतिक्रमण संबंधी कई मसले एवं सिलसिले शुरू थे। हमारी सरकार उन्हें भी सुलझा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारी सरकार विश्व विरासत स्थलों के रक्षण एवं उनका विकास हेतु हमेशा से गतिशीलता दिखाती गई है और हमेशा दिखाएगी। धन्यवाद महोदय। Question number 104, Master Faizan Khan. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद, अलगाववाद का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इससे देश की एकता और अखंडता पे जो खतरा पैदा हुआ है, इसके प्रति सरकार की क्या नीति है? साथ ही देश के अल्पसंख्यक समाज के मानव अधिकार का खुलेआम हनन हो रहा है, इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मंत्री महोदय सदन को अवगत कराए। Yes, Home Minister please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्षी साथी ने गृह मंत्रालय पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है उससे मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं इनके विचारों से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि सरकार का काम सामाजिक हितों की रक्षा करना एवं देश में शांति सुव्यवस्था बनाए रखना है, न कि अशांति फैलाना। माननीय अध्यक्ष महोदया, जहाँ तक देश की एकता एवं अखंडता की बात है, मैं खुलेआम इस सभा में कहता हूँ कि इस देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए मुझे खुद को बलिदान ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस देश की एकता एवं अखंडता पर कतई आंच नहीं आने दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, जहाँ तक मानव अधिकारों की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों में एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर मानव अधिकारों का हनन हुआ है, ऐसा आपको पता चलता है। मकान जो गिराए जा रहे हैं, क्या ये मानव अधिकारों का हनन नहीं है? Silence please. Yes, you may continue. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं और मेरी सरकार आपको ये आश्वासन देना चाहेंगी कि हमारी सरकार किसी प्रकार का भी मानव अधिकारों का हनन तो बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की बुनियाद ही स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता इन तत्वों पर आधारित है। Question number 105, Miss Payal Shinde. अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि देश में महंगाई का बोलबाला है, कि इस देश में महंगाई का बोलबाला है, जिधर देखो उधर घोटाला और हवाला है। सच तो ये बोल नहीं सकते क्योंकि इनके मुंह पर तो ताला है। यदि हिम्मत है तो गृह मंत्री इस देश को सच्चाई से अवगत कराए। Yes, Home Minister please kindly answer this question. माननीय अध्यक्ष महोदया, अर्ज किया है कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। शेरो शायरी से काम नहीं चलेगा मंत्री जी, काम की बात कीजिए, काम की। माननीय अध्यक्ष महोदया, यहाँ विपक्षी दल चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पर गांधारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है, इसलिए चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंग जाऊं, मन का सच बोलूंगा मैं। हो न हो ये जमाखोर तुम्हारे हैं, या तो होश तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। कलम सत्य की धर्म पीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। महोदया, यह विपक्षी दल गुरु द्रोण सा पुत्र मोह का दोषी है, अगर ये जमाखोरों का मालिक है तो ये घोटालों का दोषी है। महोदया, टमाटर, प्याज एवं इतर खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई महंगाई की जांच सरकार को है तथा इसे नियंत्रण में लाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।
हम आशा करते हैं कि इन्हें इनकी काम की बात मिल गई होगी। Question number 106, Master Pratik Joshi. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समतावादी समाज के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में अंतर्भूत है, मगर जब से इनकी सरकार इस सत्ता पर आसीन है तब से इस देश के आम लोग और पिछड़ा तबका इस भय में है कि आरक्षण खतरे में है। अभी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान भी लाने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या यह सही है? यदि यह सही है तो क्या यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज पर अन्याय नहीं है? मैं माननीय प्रधानमंत्री से विनती करता हूं कि वह स्वयं इस सदन को सच्चाई से अवगत कराए। धन्यवाद महोदय। Yes, Honorable Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्षी साथी ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे देश की जनता को सच्चाई से अवगत कराने का मौका दिया। महोदया, सच बताओ तो विपक्षी और उसके साथी गठबंधन वाले बहुत बौखला गए हैं। इनके पास देश के विकास के बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये लगातार झूठ फैला रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। किंतु सच तो यही है कि पिछले 10 सालों में मेरी सरकार ने सच्चे सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। महोदया, जहाँ तक क्रीमी लेयर का सवाल है, मैं इन्हें बताना चाहूँगी कि सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया है, यह केवल एक सुझाव मात्र है। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को आश्वासन देना चाहूँगी कि मैं और मेरी पार्टी स्वयं समता के पुजारी है। अंततः संविधान बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। Question number 107, Miss Sakshi Gaikwad. माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत चीन देशों के बीच के रिश्ते अभी भी नाजुक दौर में हैं। दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार जंग हो चुकी है। जी हाँ, दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार जंग हो चुकी है। आए दिन हम समाचार पत्रों में चाइनीज सेना द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के समाचार पढ़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं रक्षा मंत्री जी से सच्चाई जानना चाहूंगी। Yes, Defense Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत और चीन की सीमा पर होने वाला विवाद कोई नया विवाद नहीं है। मेरे विपक्ष साथी अपने गिरेबान में जाकर देखे तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी गलती का खामियाजा आज की नई पीढ़ी भुगत रही है। और जहां तक आज के हालात की बात है, चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा पर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने उन्हें मार भगाया। अंततः मैं अपने देश के लोगों को यह महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की एक एक इंच भूमि की रक्षा की है। धन्यवाद महोदय। Now, supplementary question number 2, Miss Akansha Sarkate. अध्यक्ष महोदय, बीते दिन मैं एक अग्निवीर के परिवार उनकी पीड़ा ये थी कि बाकी सैन्यों की तरह केंद्र सरकार अग्निवीर के जवानों को शहीदों का दर्जा नहीं देती। महोदया, मैं रक्षा मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सेना यूज एंड थ्रो करने वाले मजदूर हैं? अध्यक्ष महोदय, यूज एंड थ्रो शब्द हमारे अग्निवीर जवानों के लिए अपमानजनक है। कृपया शब्द पर कार्रवाई की जाए। Silence, please. This word will be removed from the parliamentary process. Secretary General. महोदया, इस योजना को लेकर जवानों के मन में डर है। कृपया रक्षा मंत्री सदन को सच्चाई से अवगत कराएं। Yes, Deputy Defense Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विपक्ष नेता सदन को गुमराह कर रही है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि अग्निवीरों को शहीदों का दर्जा दिया जाता है
और उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाता है। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदया, वर्तमान सरकार रोजगार के नाम पर हमारे देश के वीरों के साथ छलावा कर रही है। मैं रक्षा मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि अग्निवीर की 4 साल की सेवा के बाद उनका भविष्य क्या होगा? Yes, Deputy Defense Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 साल बाद 10% अग्निवीरों को भारतीय सेना में आरक्षित किया जाएगा। अग्निवीरों को नौसैन्य अनुभवों के साथ जरूरी ट्रेनिंग और पेशेवर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके द्वारा वे विश्व भर में मर्चेंट नेवी में शामिल हो सकेंगे। महोदय, भारत सरकार द्वारा 10% अग्निवीरों की तटरक्षक दलों में सेवा निश्चित की गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां अग्निवीरों को नौकरियां देने की योजना बना रही है। महोदय, अग्निवीरों को मिलने वाला पैसा इनकम टैक्स मुक्त होगा, जिसके द्वारा वे अपना जीवन सम्मान और खुशी के साथ जी सकेंगे। धन्यवाद महोदय। Now, question number 108, Master Mangesh Agre. माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह ही आज हमारे पूरे देश में बेरोजगारी एवं महंगाई एक ज्वलन समस्या है। देश के 15 से 25 आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर यदि देखा जाए तो वह 23.22% है महोदय। यानी हर 4 में से एक स्नातक, फिर से दोहरा दूं, हर 4 में से एक स्नातक अभी भी बेरोजगार है महोदय। अध्यक्ष महोदय, कलम के मजदूर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं और इनकी सरकार कहती है कि जनता का विकास हो रहा है। आखिर किस बात का विकास हो रहा है? यदि ऐसी ही बात है तो इनका ये झूठा विकास, माफी चाहूंगा महोदय, इनका ये शानदार विकास नौकरियों के संदर्भ में क्यों नहीं बदलता? आज हमारे देश का युवा नौकरी पाने और कई बार अधिक पैसा कमाने की होड़ में विदेश जाने के लिए मजबूर है। अध्यक्ष महोदय, ये भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, ये भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यंत संवेदनशील मसला है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि बिना वीज़ा के जोखिम भरे डंकी रूट से विदेश जाना किस हद तक सही है? और इन्हीं डंकी रूट से हमारे कई प्रदेशों के लाखों नौजवान, फिर से दोहरा दूं, लाखों नौजवान विदेश जा रहे हैं और इसका एकमात्र कारण बेरोजगारी एवं हताशा। अध्यक्ष महोदय, इस देश की भोली भाली जनता और यह सदन इस वर्तमान सरकार से यह अवश्य जानना चाहेगी कि इन्होंने ऐसी समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए भी हैं। धन्यवाद महोदय। Silence. Yes, Foreign Minister, please. Honorable Speaker, Madam, the question which I have arised to the Foreign Ministry, I totally agree with that and I came with a solution to it. Today, Indians are going out for work and for them, there are 2 types of countries. One of them is the ECR country and the other one is the ECNR country. Countries where immigration checks are not required. Government of India has launched an e-migrate portal where its sole purpose is that our Indian citizens are going out. But they should go out only after registering on this. This allows our mission to stay in touch with them. Honorable Speaker, ma'am, Government of India has taken many steps in case they face any kind of problems, by which 24/7 helpline, insurance scheme and many other things are there to help them. जनाब, अगर इनकी सरकार ने इतना ही विकास किया है तो विदेश जाने की जरूरत ही क्या है? आप शांति रखिए। क्वेश्चन नंबर 109, मिस तृप्ति मोरे। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या प्रधानमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान में क्या कोई प्रगति हुई है? यदि हाँ, तो ऐसी परियोजना का ब्यौरा तथा उससे प्राप्त लाभ क्या है? धन्यवाद। Yes, Minister of Science and Technology, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते 10 सालों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है और हमारा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के बराबर खड़ा है, जिन्होंने हमसे कई दशकों पहले अंतरिक्ष यात्राएं शुरू की थी।
महोदया, हमारे प्रधानमंत्री आने के बाद उन्होंने स्टार्टअप को काफ़ी बढ़ावा दिया और इसी कारण आज इसरो 150 से अधिक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है। इसका आलम यह है कि अमेरिका की नासा जैसी संस्था भारत के इसरो का सहयोग कर रही है और हमारे वैज्ञानिकों की राय भी ले रही है। महोदया, मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि चंद्रयान मिशन 3 के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा बड़ा देश बना दिया है, जिससे पूरे देशवासियों को गौरव की अनुभूति महसूस हो रही है। धन्यवाद। Now, question hour ends. Now, papers to be laid on the table of the House. Finance Minister, please. Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. A finance bill is a bill that is introduced in a parliament to address country's finance, such as taxes, government expenditures and revenues. It is a part of union budget which contains details about central government's budgetary allocations. Secretary General, please take the bill. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। Those who are in favor will say ayes. Those who are against it will say noes. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Yes, Finance Minister, please introduce the bill. Yes, Madam, I introduce the bill. Here are some details about the finance bill. The government uses the finance bill to introduce new taxes, change the current tax structure or extend the current tax structure for a certain period. A finance bill includes sections on topics such as tax relief, interest rate and inflation. Thank you, Madam. Honorable members, I have to make an announcement on my own behalf, on the behalf of the House. I have a great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Master Aryan Dushing, the Honorable Speaker of Kenya Parliament, and the other honorable members of Kenya Parliament are on a visit to India. Our guests, the other honorable members of Kenya Parliament are Master Aryan Dabke, Miss Swananda Bagul. It is very high power delegation. We wish them very happy and fruitful stay in our country and also convey our warm, very best wishes to the friendly people of Kenya. Now, 0 hour starts. Miss Bhavna Garu, please. मैं जल शक्ति मंत्रालय मंत्री द्वारा यह जानना चाहती हूँ कि इस साल देश का अधिकतर भाग अतिवर्षा के कारण बाढ़ के चक्र में डूबा हुआ है। यदि हाँ, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं? कृपया सदन को अवगत करें। जल संसाधन मंत्री। Respected Speaker, ma'am, flood is a natural disaster. And yes, if you are looking for the government's role in this too, then this is your mistake. Ma'am, this is the matter of grave concern, for which the government has provided military assistance as well as financial assistance to the governments of Bihar and Assam. Financial assistance has also been provided to protect some villages
with the protective walls to protect them from the frequent floods in the upper parts of the Bihar state. Furthermore, the government has launched several initiatives to help the flood-affected regions. This includes the development of improved river management systems and reinforcement of embankments. Not only that, but also community-based programs have been also launched to educate the local population to ensure that they are well equipped to handle such emergencies. By investing in these comprehensive measures, the aim is to make an effective and sustainable approach to the flood management in the future. Thank you very much. Ms. Rashri Som. अध्यक्ष महोदय, क्या कानून मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी हमारे देश में सीबीआईडी जैसी जांच व्यवस्था की निष्पक्षता तथा ईमानदारी पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। देश के उच्चतम न्यायालय ने तो सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोते की संज्ञा दी है, क्योंकि देश में अधिकतर उन राजनेताओं पे कार्रवाई या गिरफ्तारी होती है जो सरकार के साथ नहीं है। क्या यह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है? महोदय, यह बड़ी गंभीर समस्या है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो समस्या की जांच करें और सरकारी एजेंसियों की स्वायत्तता सुनिश्चित करें। Yes, Law Minister, please. Honorable Madam, the Central Bureau of Investigation is the premier investigation agency of India responsible for investigating major economic crimes, corruption cases and high-profile crimes. But I do not agree with the allegations made by the opposition leader against the government. There is a rule of law in our country. Whoever commits a mistake will face the same consequences. Thank you. मास्टर भरत कोकाटे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के खाद्य तथा कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि प्याज के मूल्य ने आम लोगों को रुला दिया है। अध्यक्ष महोदय, प्याज का मूल्य 50 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यदि हाँ, तो क्या सरकार ने प्याज की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाए? क्या सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई? Yes, Agriculture Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष मंत्री ने जो सवाल उठाए, मैं और मेरी सरकार उससे भली भांति अवगत है। प्याज के मूल्य में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। राज्य सरकार के सहयोग से जमाखोरी के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। आगे बढ़कर दिल्ली सरकार ने सरकारी स्टॉलों पर प्याज बिक्री भी शुरू की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये सूचित करता हूँ कि जल्द ही महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में प्याज की अधिक पैदावार होने की उम्मीद है। और तो और अभी हमने बांग्लादेश से 10,000 मीट्रिक टन प्याज मंगवा लिया है, जो अगले हफ्ते तक बाजार मंडी में पहुंच जाएगा। महोदय, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जल्द ही हमारे देश में प्याज की कमी की समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। Now, let us take up calling attention. Ms. Bhavna, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन 1972 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। माननीय महोदय, नवोदय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों की एक लंबित मांग है कि उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन 1972 की तर्ज पर पेंशन मिले, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का बुढ़ापे में अपने जीवन यापन को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। बुढ़ापे से सभी को गुजरना होता है। बुढ़ापे में शरीर बहुत मेहनत करने की स्थिति में नहीं होता। ऐसे में पैसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। माननीय महोदय, अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि
नवोदय विद्यालयों में रात दिन काम करते हुए हमारे भविष्य को तराशने वाले मेरे मेहनती शिक्षकों को पेंशन कब मिलेगी? कृपया माननीय शिक्षा मंत्री सदन को अवगत करें। यस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस संदर्भ में भारत सरकार एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन 1972 पर फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं, बल्कि नेशनल पेंशन स्कीम की व्यवस्था में सुधार करते हुए हमारी सरकार यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। चाहे तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं या फिर नेशनल पेंशन स्कीम पर जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला मैडम। कृपया ध्यान से रहिए, आपको ये विवाह शोभा नहीं देता। मुझे इस मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विपक्ष के नेता श्रीमान आदित्य तुरे सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करता है। The proposal is that no confidence motion is moved against present government. Those who are in favor will raise their hands. Please take your hands down. I think 10% quorum of the House is in favor of no confidence motion. So, permission is granted. Yes, leader of opposition, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं वर्तमान सरकार के सामने अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता हूं। यह सरकार अपने बीते 3 साल के कार्यकाल में विफल रही है। देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आम लोगों की उपयोगी चीजें लगातार महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ रही है। अध्यक्ष महोदया, महंगाई का आलम यह है कि छाती फाड़कर काम करने के बाद भी गरीबों को पेट भर भोजन नसीब नहीं हो पाता। सामान्य परिवारों के बच्चों को पोषक आहार प्राप्त नहीं हो पाता, जो कि इस देश का भविष्य है। किसान कर्ज के भार के तले दब जाता है, जिस कारणवश इस सरकार के कार्यकाल में हजारों किसान, मैं दोहराना चाहूंगा, हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर किसान क्या मांग रहा है आपसे? सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी आश्वासन प्राप्त करना, जो आप उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। वही दूसरी तरफ आपके उद्योगपति मित्र करोड़ों रुपए लेकर विदेश यात्राओं पर है। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी मुंह फाड़ कर खड़ी है, सांप्रदायिक दंगे बढ़े हैं, अल्पसंख्यक समाज डर में जी रहा है, संविधान खतरे में है। अंततः मैं यह कहना चाहूंगा, यह सरकार देश पर राज करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। Yes, Home Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। महोदया, इन्हें खुद को सरकार चलाना आता नहीं और हमें काम करने दिया जाता नहीं। पता नहीं किस पाठशाला में पढ़ रहे हैं जो सदा टांग खींचना जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हें कोई समझाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न कि टांग खींचने की। आप शांति रखिए, सुन लीजिए, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। महोदया, हमारे शासनकाल के दौरान देश में विकास की गंगा बहाई जा रही है। हर साल लाखों युवकों को रोजगार दिया जा रहा है तथा देश में शांति बनी हुई है। जनाब, किसानों की बात करो, किसानों की। शांति रखिए, कोई भी बिना इजाजत बीच में नहीं बोलेगा।
महोदया, अंततः मैं यही कहूंगा कि एक साजिश की तरह विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसका मैं और मेरी पार्टी घोर विरोध करती है। मास्टर रोहन बेचारे। माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान सरकार ने देश में विकास की गंगा की नाम पर भ्रष्टाचार की गंगा दिल्ली से लेकर गली तक फैलाई है। इसलिए मैं इस सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदया, कल झटके से मारते थे, आज करे हलाल। कल झटके से मारते थे, आज करे हलाल। किसान और गरीब को मरना ही हर हाल। शेम शेम शेम। अध्यक्ष महोदया, लगता है इस सरकार को कुछ आए ना आए, मगर अपने भाषण द्वारा देश की आम जनता को गुमराह करना जरूर आता है। हमें भाषण ही नहीं, काम करना भी आता है। शांति रखिए। महोदया, इस सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में अनेक वादे किए गए थे, मगर एक भी वादा ऐसा नहीं था जिसे सरकार ने पूरा किया गया हो। महोदया, हर साल 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था। मैं पुनः दोहरा दूं, हर साल 10 लाख नौकरियां देने का वादा था, मगर वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा। इसी की वजह से सरकार ने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। मंत्री जी, हमने रोजगार दिए। शांति रखिए। महोदया, ये वर्तमान सरकार, ये सत्ता पक्ष लोगों की एक भी बात नहीं सुनता, बस अपने मन की बात सुनाता रहता है, और वो भी हर रविवार। यही नहीं बल्कि विदेशी मामलों में सरकार की नीति दुविधा स्थिति में पाई जाती है। एक तरफ ये अपने भरोसेमंद साथी रूस को खोना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ ये जो अमेरिका की उंगली छोड़ना नहीं चाहती। महोदया, ये सरकार देश की सीमाओं की प्रहरी करने में भी असफल रहा है। पूर्व की तरफ से चाइना मौका परस्ती करता रहता है, बार बार लगातार हमारे देश में घुसखोरी करता रहता है। ये आपके ही करने का फल है जो हम भुगत रहे। बैठिए प्लीज मेंटेन साइलेंस। महोदया, इस सरकार को अपने पद पर बने रहने का एक पल में नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए देश के हित में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। यस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष के सम्मानीय नेता द्वारा मेरी सरकार के खिलाफ रखा गया अविश्वास प्रस्ताव सरासर गलत है। मैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। महोदया, किसी ने सच ही कहा है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हर्ष। इस मुहावरे को कोई सार्थक बनाता है तो उसका नाम है ये मजबूर गठबंधन। प्रधानमंत्री जी, मजबूर नहीं, आप मजबूर ही है। मजबूर है, बैठ जाइए। शांति रखिए। महोदया, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, क्या जब इनकी सरकार सत्ता में थी तो क्या उस समय देश में महंगाई नहीं थी? मेंबर्स प्लीज मेंटेन साइलेंस। आज की महंगाई इनके द्वारा विरासत में मिली देन ही है। महोदया, आज की महंगाई इनके द्वारा विरासत में मिली देन ही है, परंतु जब से मेरी सरकार सत्ता में आई है, हमने महंगाई को नियंत्रण में रखा है। हर साल लाखों युवकों को रोजगार प्रदान हो रहा है। वे देश विदेश में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। महोदया, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, बीते 5 सालों में जितना विदेशी धन हमारे देश में आया, क्या उससे आधा भी धन इनके शासनकाल के दौरान आया? साइलेंस प्लीज। मेंबर्स प्लीज मेंटेन साइलेंस। महोदया, इन्होंने हमारे विदेश नीति की बहुत आलोचना की, किंतु मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि इनके शासनकाल के दौरान विदेशी तो इनको आने ही नहीं देते थे। प्रधानमंत्री जी, पुराने दिन शायद भूल रहे हैं आप। अरे आपको तो अमेरिका ने वीजा तक नहीं दिया था। आप बैठ जाइए, आपकी समझ इतनी है। प्लीज नो वन विल इंटरप्ट इन बिटवीन। महोदया, आज विदेशी भारत की ताकत को समझ चुके हैं, इसीलिए अमेरिका हो या जर्मनी भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। हमारे देशवासियों का हम पर पूरा विश्वास है। महोदया, विपक्ष द्वारा जानबूझकर जो संविधान बदलने का भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि हम देश की एकता और अखंडता के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इस विषय पर मैं कहना चाहूंगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली इस जमीन पर
सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, किंतु कभी भी यहाँ की लाल मिट्टी अपने आप को हिंदू नहीं कहती, ना ही यहाँ के हरे पत्ते अपने आप को मुस्लिम समझते हैं। अपने सफेद रंग के कारण हिमालय भी कभी क्रिश्चियन नहीं कहलाया, ना ही भारत माँ के चरण धोने वाला नीला समंदर अपने आप को दलित समझता है। महोदया, मैं देशवासियों को यकीन दिलाना चाहूंगी कि ना संविधान बदला गया था और ना ही आगे बदला जाएगा। अध्यक्ष महोदया, विपक्ष द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं और मेरी पार्टी घोर विरोध करते हैं। साइलेंस प्लीज। विपक्ष द्वारा रखे अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। सेक्रेटरी जनरल, प्लीज फॉलो द प्रोसेस। Those who are in favor will say ayes. Those who are against it will say noes. I think noes have it, noes have it, noes have it. So finally, the no confidence motion is disapproved. Now, the House is adjourned today to meet tomorrow at 11 hours.